एक सवाल सर यहाँ पर यह है कि जो निवेशक 3 से 5 साल में एसआईपी रोक देते हैं, क्योंकि पीछे जो नंबर्स थे बड़े हैरान करने वाले थे, स्टॉपेज रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ के आई है, जिस तरीके से बाजार में गिरावट देखने को मिली, आप सर ये समझाइए उनके लिए ये किस तरह से नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो तो एकदम से गिरावट आई, घबराए और तुरंत उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पे वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है सर, वो समझाइए। देखिए एसआईपी हम करते हैं, पहली बात कि हमारा जो जिस तरह से सैलरी आती है वही हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम मंथली निवेश करें। दूसरा जो बेनिफिट मिलता है वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मिलता है। अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है कि कभी आप हायर प्राइसेस पे जो है आप निवेश करते हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन जाता है तो आप लोअर प्राइसेस पे निवेश करते हैं, यानी कि लोअर एनएवी पे निवेश करते हैं। तो इससे आपका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेज है वो कम हो जाता है। अब जो लोग लोअर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर देते हैं वो इस एवरेजिंग से जो है चूक जाते हैं जी, और उनका कॉस्ट ऑफ परचेज फिर हाई हो जाता है। इसमें एक और एस्पेक्ट जुड़ जाता है कि हर बार जब भी मार्केट डाउन जाएगा वो एसआईपी को पॉज करेंगे और फिर जब मार्केट चढ़ने लगेगा तब एसआईपी शुरू करेंगे। तो यानी कि आप सिर्फ राइजिंग मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो ज़्यादा हाई होगा। जबकि एसआईपी का मेन बेनिफिट है कि हर मार्केट लेवल पे इन्वेस्ट करता है, तो जब भी मार्केट डाउन जाएगा आपके यूनिट्स बढ़ेंगे, आप कम एनईवी पे आप निवेश करोगे। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए। जी सर, बहुत बार मतलब ये सवाल भी होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में कहा था कि आप एवरेजिंग कर लीजिए, हालांकि हर जगह हमेशा ये रणनीति काम नहीं आती, ये हम लोग पहले ही बता दें। लेकिन सर जिस तरीके से बाजार जब नीचे होता है, जो आपने बताया कि भाई ये ऐसा मौका होता है कि आपको सस्ते में सामान मिल रहा होता है, ऐसे में आप निवेश कीजिए और मौके का फ़ायदा उठाइए। लेकिन सर फिर भी उसके बावजूद समझते नहीं है निवेशक और बंद कर देते हैं अपनी एसआईपी सर। उसका देखिए एक तो इशू ये है कि शायद लोगों ने वो साइकिल नहीं देखी है। ज़्यादातर एसआईपी वो बंद करते हैं जिन्होंने उस साइकिल में निवेश नहीं किया है। अब जिस इन्वेस्टर ने ऑलरेडी पहले निवेश किया, 2008 की साइकिल देखी और वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है, वो समझता है कि कॉस्ट एवरेजिंग कैसे हो रही है। तो ज़्यादातर ये नए निवेशक हैं जिनको अभी वो साइकिल देखना बाकी है, तो इसलिए मार्केट डाउन में वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब हम इक्विटी मार्केट में निवेश करने आते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम शायद लीनियर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगा, तो इसीलिए वो चूक जाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, इस तरह की बल्कि रिपोर्ट्स भी आई, तो ज़्यादातर रिटेल निवेशक हैं वो 2020 के बाद जो जुड़े हैं और उन्होंने इस तरह की गिरावट देखी नहीं, तो घबराहट होना लाजमी बात है। जिन्होंने साइकिल देखा होगा वो समझेंगे इस चीज़ को। अब एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे चौधरी साहब का एक सवाल है, ये कह रहे हैं मेरी उम्र 42 साल है और 69 साल तक मैं एसआईपी करूँगा, प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करें। 2 साल से एसआईपी इनकी चल रही है सर। इनके जो फंड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, 7,000 रुपये की एसआईपी वहाँ चल रही है। निपॉन स्मॉल कैप की बात करें 7,000 की एसआईपी यहाँ चल रही है। कोटक मिड कैप की बात करें 3,000 की एसआईपी यहाँ चल रही है और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 3,000 की एसआईपी चल रही है। यानी कि एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, निपॉन स्मॉल कैप हो गया, कोटक मिड कैप हो गया और पराग पारिक हो गया। सर इनके तो बेसिकली 2 तो इन्होंने स्मॉल कैप चुने और 1 मिड कैप और 1 फ्लैक्सी कैप है। क्या करना चाहिए सर? देखिए फ्लैक्सी कैप में भी 30% मिड कैप का एक्सपोजर रहेगा। बिल्कुल। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो पोर्टफोलियो पूरी तरह से मिड और स्मॉल कैप में है जी। अब मिड और स्मॉल कैप में आप निवेश कर रखा है और वोलेटाइल आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा रहने वाला है, तो क्या जब मार्केट अगर डाउन अच्छा जाता है तो क्या आप उस वोलेटिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो मेरी राय में बहुत मुश्किल होता है ना हर इन्वेस्टर के लिए। और शायद जब आप मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो लार्जली मैंने ये देखा है कि लोग हाई रिटर्न तो एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हाई डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं करते और वहीं पे मिसमैच होता है। फिर अगर ज़्यादा डाउनसाइड जाएगा तो आप पैनिक करेंगे, आप स्टॉप कर देंगे, आप स्मॉल कैप से रिडीम करना चाहेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना के चलें। स्मॉल कैप का एक्सपोजर अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको ऐसे फंड्स हैं जो उसमें एक्सपोजर दिला सकते हैं, लेकिन लार्जली लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो लेके चलें। थोड़ा बहुत मिड कैप आप ऐड कर सकते हैं। स्मॉल कैप अगर आप कैटेगरी समझते हैं तो आप एक्सपेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसा रिसर्च बताती है एटलीस्ट आपको 12 से 15 साल इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। 12 से 15 साल। और सर जैसे जिस निवेशकों ने अभी पीछे हमने देखा रिडेम्पशन किया, तो सर रिडेम्पशन से टैक्सेशन का बर्डन भी बढ़ जाता है? टैक्सेशन तो ये है कि खैर टैक्सेशन तो डिफर होता है, जब भी आप रिडीम करेंगे टैक्स आपको तब लगेगा। लेकिन अगेन अब प्रॉब्लम ये है कि आपने रिडीम कर लिया, अब दोबारा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने तो कंपाउंडिंग तो खो दी ना आपने। तो
तो कंपाउंडिंग खो दी, और दूसरा अब हायर प्राइस पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि टाइमिंग मत करिए। एक बार फिर जाते जाते मैं आपको टाइमिंग्स बता दूं, रोजाना सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे हम लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 9354027995। इस नंबर पे आप हमें अगर कोई भी सवाल, मन में शंका, दुविधा हो, भेज सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके फंड से जुड़े रिव्यू अगर सवाल होगा तो वो भी उसको दूर करने की। बस आपको इतना ही करना है हमारे लिए कि हमारे इस शो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।